हेलो बच्चों, हाउ आर यू। नमस्ते आप सभी को। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ एवं प्रसन्न होंगे। बच्चों पढ़ाई कैसी चल रही है ना। धीरे धीरे रफ्तार पकड़ते जाइएगा, धीरे धीरे तेजी पकड़ते जाइएगा। मेरी तरफ से आपको पूरा पूरा विश्वास है, पूरा पूरा आश्वासन है कि आप दिसंबर तक अपना पूरा कोर्स कवर कर लेंगे और दिसंबर के बाद हम लोग रिवीजन का काम शुरू कर देंगे। दिसंबर के बाद हम लोग दोबारा से रिवीजन करेंगे और मेरा पूरा ये, जैसा कि हमने आपको पहले वीडियो में बताया था कि आपको 90% से कम नंबर नहीं लाने हैं, है ना। तो पूरी तरीके से लगे रहिए और वीडियो देखते रहिए। जहाँ पे नहीं समझ में आता है पूछते रहिएगा। चलो आज बच्चों शुरुआत करेंगे हम अपने सब्सिडरी बुक्स की। हम लोगों ने जनरल एंट्रीज पढ़ ली, लेजर पढ़ लिया, ट्रायल बैलेंस पढ़ लिया। अब सब्सिडरी बुक्स और कुछ होती हैं, उनके बारे में और कुछ जान लेते हैं। बच्चों सबसे पहले मीनिंग समझ लेते हैं। सब्सिडरी बुक्स का मीनिंग क्या है। एक्चुअली हमारा व्यापार जब धीरे धीरे ग्रो करता जाता है, बढ़ता जाता है, तो वो जो ट्रेडिशनल वाला काम है ना, वो थोड़ा सा हमें छोड़ना पड़ता है कि पहले जर्नल में एंट्री करो, फिर लेजर में करो, फिर ट्रायल बैलेंस बनाओ, फिर फाइनल अकाउंट बनाओ जाके। तो थोड़ा सा लेंथी हो जाता है और सेंट्रलाइज्ड रहता है। सेंट्रलाइज्ड से मतलब समझते हो, एक जगह पे कोई भी ट्रांजैक्शन होगा पहले जर्नल में एंट्री करी जाएगी। तो जर्नल एक जगह रहेगा तो एक जगह एंट्री करेंगे, वो एक आदमी करेगा। अब व्यापार जब बढ़ेगा तो फिर वो एक आदमी नहीं एंट्री कर सकता है। व्यापार बढ़ेगा तो उसमें एक आदमी सफिशेंट नहीं रहेगा। तो हम क्या करते हैं कि कुछ बुक्स ऐसी बनाते हैं जो अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग काम किया जाए। जैसे कैश बुक वाला एक को दे दिया गया, परचेज बुक एक को दे दी गई, सेल्स बुक एक को दे दी गई। तो इस तरीके से जैसा व्यापार का कद है, जैसा व्यापार का साइज है, उस हिसाब से हम उसका बंटवारा करते जाते हैं। तो ये तो इसका मीनिंग है कि सब्सिडरी बुक सहायक पुस्तकें। अब वो क्या काम करती हैं? सब्सिडरी बुक्स दोनों का काम करती हैं। वो जर्नल का भी काम करती है और प्राइमरी बुक्स जो वो आपकी जो मेन बुक है, लेजर जिसको बोलते हैं, उसको भी काम करते हैं, है ना। तो हम जर्नल में एंट्री ना करके सीधा करते हैं अपनी सब्सिडरी बुक्स में करते हैं। तो ये तो इसका मीनिंग है। इसको सहायक किताब कह सकते हो, सहायक पुस्तक कह सकते हो, प्राइमरी बुक्स कर सकते हो, फाइनल बुक्स जो आती है अपनी मेन बुक, प्रधान, है ना, वो भी कह सकते हो। तो ये सारी चीज़ों का एक बनाया गया है जिससे कि हमारा एक जगह पे काम कहीं अटके नहीं और काम धीरे धीरे चलता रहे। जब हमारा बिजनेस बढ़ जाता है, बिजनेस बड़ा होने से जनरल में एक जगह एंट्री होगी, फिर हम लेजर में एंट्री करेंगे जाके और फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो उसमें हमारा काम लेंथी हो जाएगा और हमें जो इन्फॉर्मेशन चाहिए तुरंत वो नहीं मिल पाएगी। अब कैश बुक का समझ लीजिए। कैश बुक को हमें कब पता चलेगा? जनरल में एंट्री करो, फिर जनरल से हम पोस्टिंग करेंगे लेजर में और तब कैश अकाउंट बनाएंगे, तब हमें पोजीशन पता चलेगी कि हमारे पास कैश क्या है। अब कैश अकाउंट, कैश बुक अगर आपने मेंटेन की हुई है तो सीधा हम जनरल में एंट्री करके सीधे कैश बुक में एंट्री करेंगे और कैश बुक से हमें पता चल जाएगा कि हमारा कितना कैश हमारे पास है। तो ये एक सुविधा के लिए हम जो है ना व्यापार में इसका डेवलपमेंट हुआ है कि जैसे जैसे व्यापार बढ़ता जाए तो हम सहायक पुस्तकों को इंट्रोड्यूस करते जाएं, सहायक पुस्तकों को रखना शुरू करते जाएं। एक तो ये हो गया कि मीनिंग आपको समझ आ गया होगा कि हमारी सब्सिडरी बुक्स हैं क्या, है ना। सब्सिडरी बुक्स हैं क्या, इनके प्रकार हमने आपको बताए। कैश बुक हो सकती है, परचेज बुक हो सकती है, सेल्स बुक हो सकती है, परचेज रिटर्न बुक हो सकती है, सेल्स रिटर्न बुक हो सकती है ना, पेटी कैश बुक हो सकती है। तो ये सारी सब्सिडरी बुक्स हैं। वो हमारे व्यापार पर डिपेंड करेगा कि हमारा व्यापार कैसा है, उतनी
किताबें हम रखेंगे। जरूरी नहीं हम सारी चीज़ रखें, छोटा है व्यापार, कैश बुक रख लिया, बाद बाकी हमने जर्नल में एंट्री करते रहे। हमें कैश की ज़रूरत पड़ती है जल्दी अपडेट रहने की, तो कैश बुक रख लिया, बाद बाकी ऐसे करते। फिर परचेज जैसे बढ़ गया हमारा, तो परचेज और सेल्स को रख लिया, परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न अगर ज़्यादा आने लगे तो उसको रख लिया। तो वो जैसे जैसे हमारा व्यापार बढ़ता है, जैसे जैसे हमारी आवश्यकताएँ बढ़ती हैं, वैसे वैसे हम बुक्स को बढ़ाते जाते हैं। तो ये तो हो गया उसका मीनिंग, और ये हो गई बुक्स, कौन कौन सी बुक्स होती हैं, इनके एडवांटेजेस क्या है वो भी हमने आपको संक्षेप में बता ही दिए कि हमको ज़रूरत पड़ती है एकदम से अपडेट होने की, तो हमें कैश का अपडेट होना है तो तुरंत हमें इंफॉर्मेशन मिल जाती है। दूसरा हो जाता है कि डिवीज़न ऑफ वर्क हो जाता है, काम का डिवीज़न हो जाता है। कैसे कि हमने कैश बुक कहीं पे दे दिया, परचेज बुक कहीं पे दे दिया और सेल्स बुक कहीं पे दे दिया, तो हमारे डिपार्टमेंट सब अलग अलग हो जाते हैं। तो सब जगह हमारी एक चीज़ का होगा कि परचेज वाला कोई बैठा हुआ है, हमें परचेज से इन्फॉर्मेशन चाहिए, हमने परचेज से ले लिया, कैश बुक चाहिए तो कैश बुक वाले से ले लिया। तो हमारे ये काम का डिवीज़न हो जाता है, डिसेंट्रलाइजेशन हो जाता है। जो सेंट्रल में था उसको डिसेंट्रलाइजेशन हो जाता है, सबके डिपार्टमेंट अलग अलग हो जाते हैं। फिर क्या होता है कि जो हमने एम्प्लॉय रखे हुए हैं वो एक काम को करते करते उनको दक्षता हासिल हो जाती है, वो परफेक्ट हो जाते हैं अपने काम में। जैसे कोई कैश बुक बना रहा है तो उसको कैश बुक के बारे में सब चीज़ पता होगी, अगर कहीं गलती होती है तो वो तुरंत उसको पता लगा लेगा कि कहाँ पे गलती हो रही है। तो इस तरीके से स्किलनेस जो होती है ना, वो हमारे व्यापार में, स्टाफ में, एम्प्लॉय में बढ़ती है। अच्छा, उसको हमें जांचने में भी आसानी रहती है। अब हमें केवल पता करना है कि कैश बुक के बारे में पता करना है या केवल परचेज के बारे में पता करना है। जो ओनर होता है उसको केवल परचेज के बारे में पता करना है, वो परचेज की किताब मंगा लेगा और उसमें देख लेगा कि हमारा परचेज कितना कितना हो चुका है, किस किस चीज़ का हमने कितना कितना परचेज किया है, सेल्स किया है तो क्या किया है और किसको किया है, तो हमें पता चल जाएगा। तो उसको जांचने में आसानी होगी। फ्रॉड हो जाता है तो वो कंसर्न आदमी लायबल होता है कि भाई तुम्हारे डिपार्टमेंट से ये हुआ, कैसे हुआ है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम फिक्स कर देते हैं। तो इस तरीके से ये छोटे छोटे फायदे होते हैं व्यापार में जो कि जरूरी होते हैं। अब जो आता है कि कैश बुक को, ये तो सारे सब्सिडरी बुक में है, लेकिन कैश बुक की मेनली अब फीचर्स बताते हैं। कैश बुक में क्या क्या होना चाहिए। कैश बुक में क्या, सबसे पहले तो कैश के हम ट्रांजैक्शन करेंगे, केवल कैश के ही करेंगे, केवल कैश के करेंगे। कैश बुक दो तरीके की होती है, एक होती है सिंगल कॉलम कैश बुक, अभी बताएंगे आपको। एक होती है सिंगल कॉलम कैश बुक और एक होती है डबल कॉलम कैश बुक। सिंगल कॉलम कौन सी होती है, जिसमें केवल हम कैश का ट्रांजैक्शन इंटर करते हैं, डेबिट और क्रेडिट करते हैं। डबल कॉलम में हम बैंक का और एक कॉलम ऐड कर लेते हैं, जिससे हमारे बैंक के भी ट्रांजैक्शन उसमें ऐड होते रहते हैं। तो हमें दोनों चीज़ों की सुविधा एक जगह मिल जाती है। हमारा कैश कितना है, हमारा बैंक में बैलेंस क्या है, दोनों चीज़ की हमें सुविधा मिल जाती है। तो एक तो ये है कि हम कैश बुक में दो ही कॉलम रखते हैं, या एक कॉलम रखते हैं या दो कॉलम रखते हैं, वो हमारी ज़रूरत के हिसाब से होता है। दूसरा होता है उसमें हम जो ट्रांजैक्शन नोट करते हैं। अब किसी ने हमें चेक दिया या चेक हमें रिसीव किया, चेक हमने रिसीव किया या चेक किसी को दिया, तो उसकी एंट्री नहीं होगी। क्यों? क्योंकि उससे कोई भी ट्रांजैक्शन हुआ नहीं, केवल हमारे पास चेक आ गया। जबकि जनरल में हम एंट्री करते हैं, जनरल में क्या करते हैं, चेक आया तो चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट करते हैं ना, तो वो हम यहाँ नहीं करते हैं। जब हमारे पास चेक आएगा, चेक जब बैंक में जमा हो जाएगा तभी हम उसकी एंट्री करेंगे बैंक में, ठीक है ना बच्चों। केवल कैश में जब कैश हमारे पास आएगा तभी एंट्री करेंगे। अब एक और एंट्री होती है कैश डिस्काउंट रिसीव्ड या कैश डिस्काउंट अलाउड, इसकी कोई एंट्री नहीं करते हैं। आपको इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में मैं बता दूँ। डिस्काउंट के बारे में जब हमने बात करी थी तो आपको बताया था कि डिस्काउंट और रिबेट तीन तरीके के होते हैं। एक होता है ट्रेड डिस्काउंट, एक होता है कैश डिस्काउंट और एक होता है रिबेट। तीन तरीके कौन कौन से डिस्काउंट बताए थे? एक होता है ट्रेड डिस्काउंट, दूसरा होता है कैश डिस्काउंट और तीसरा होता है रिबेट।
तो यहाँ मैं इस संदर्भ में इसलिए बताना चाहता हूँ कि कैश डिस्काउंट देख के कहीं आप भ्रमित ना हो जाए और कैश में एंट्री कर बैठे, इसलिए मैं थोड़ा सा उसको फोकस करना चाह रहा हूँ कि ये कैश डिस्काउंट अलाउड या रिसीव्ड है क्या। ट्रेड डिस्काउंट आपकी इनवॉइस बनाएगी, आपने जो माल बेचा या माल खरीदा है तो सेलर बनाएगा, और आपने माल बेचा तो आप सेलर हो गए तो आप बनाएंगे। अब इनवॉइस बनाई और इनवॉइस में जो आपका टोटल आया, और ट्रेड डिस्काउंट किस लिए दिया जाता है? ट्रेड डिस्काउंट इसलिए दिया जाता है किसी ने भारी मात्रा में परचेज किया है, आपने भारी मात्रा में सेल किया है तो आपको देना पड़ेगा, तो उसको हम ट्रेड डिस्काउंट को उस इनवॉइस वैल्यू से माइनस कर देंगे। अभी हम एक उदाहरण से आपको बताएंगे। ट्रेड डिस्काउंट को हम माइनस कर देंगे, तो ये तो ट्रेड डिस्काउंट हो गया, ये हमारे किसी भी एंट्री में नहीं आता है। जर्नल में भी इसकी एंट्री नहीं होती, क्योंकि हमने ना कुछ दिया है ना कुछ लिया है, केवल अलाउ किया है अपना व्यापार बढ़ाने के लिए। ठीक बात समझ गए। कैश डिस्काउंट क्या होता है? कैश डिस्काउंट हमारा पेमेंट लेने के लिए या देने के लिए होता है। कैश डिस्काउंट हमारा पेमेंट से संबंधित है, वो लेने के लिए होगा या देने के लिए होगा। जैसे कि हमने कोई सेल किया हुआ है, अब किसी को हम कैश डिस्काउंट अलाउ करेंगे कि भाई तुम इतने पेमेंट हमें जल्दी कर दोगे, 15 दिन में कर दोगे, तो हम आपको 2% का डिस्काउंट अलाउ करते हैं। तो ये पेमेंट के लिए होता है कि आप जल्दी पेमेंट कर दें, या आपने किसी से परचेज किया है तो वो आपको कैश डिस्काउंट अलाउ कर सकता है कि भाई आप हमें पेमेंट दे देंगे 15 दिन में, तो आपको हम 1% डिस्काउंट दे देंगे। तो ये डिस्काउंट की एंट्री होती है, कैश डिस्काउंट की। ये क्या एंट्री होती है? ये अगर हमने अलाउ किया है तो मेरे लिए खर्चा हो गया, अगर हमें रिसीव हुआ तो मेरे लिए इनकम हो गई। ठीक बात है ना। अब कैसे इसका कोई लेना देना नहीं। ये क्या हुआ? ये इनकम और एक्सपेंडिचर हुआ। कैश डिस्काउंट रिसीव्ड या कैश डिस्काउंट अलाउड। कैश डिस्काउंट अलाउड तो आपका खर्चा हो गया, और कैश डिस्काउंट रिसीव आपकी इनकम हो गई। तो अगर इनकम हो गई तो हम क्रेडिट करेंगे, और अगर हमने खर्चा कर लिया है तो हम उसको डेबिट करेंगे। इसकी एंट्री जनरल में भी होती है ना, लेकिन यहाँ कैश बुक में इसकी एंट्री कोई नहीं होगी। रिबेट जो तीसरा हम बोल रहे थे, रिबेट होता है जब हमारा माल अप टू स्टैंडर्ड नहीं है और हम उसको माल को सेल करना चाहते हैं, तो हम ये बोलेंगे कि भाई हम तुम्हें रिबेट दे देंगे अगर आप ये माल खरीदोगे। बच्चों ठीक बात समझ गए। आपको ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट और रिबेट के बारे में हमने बताया कि ये क्या क्या है। एक उदाहरण से मैं बताता हूँ, जैसे कि राम sold goods for rupees 5,000 and allowed a trade discount of 10% and cash discount of 2%। समझ गए बात? राम ने कोई माल बेचा, राम ने किसी को माल बेचा 5,000 रुपए का, और उसने क्या कहा कि 10% आपको ट्रेड डिस्काउंट मिलेगा। अब कॉस्ट ऑफ गुड्स हो गया 5,000 माइनस ट्रेड डिस्काउंट 10% दे रहा तो 500 हो गया। तो ये आ गई हमारी इनवॉइस वैल्यू। ये क्या हो गई बच्चों? ये हो गई हमारी इनवॉइस वैल्यू। अभी वो फर्दर कह रहा है कि 2% का हमें कैश डिस्काउंट और अलाउ करेंगे अगर आप पेमेंट जल्दी कर देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे कैश डिस्काउंट एट द रेट ऑफ 2%। 2% से कैश डिस्काउंट इसमें हो जाएगा 900।
सॉरी 90 होगा। 2% से कैश डिस्काउंट दे दिया तो ये 90 कैलकुलेट हुआ। 10 से 9 1 4 और 4, ये आपका पेमेंट हो गया 4410 रुपीज। तो ये आपका 10 डिस्काउंट, इसकी कोई एंट्री नहीं होगी और इसकी एंट्री होगी लेकिन कैश बुक में नहीं होगी, इसकी जनरल में एंट्री होती है ना। तो आपने अलाउ किया है तो ये आपका एक्सपेंडिचर है, ठीक है ना बच्चों, ये आपका एक्सपेंडिचर है। अब इसकी अगर हम जनरल एंट्री करेंगे तो क्या करेंगे, राम सोल्ड गुड्स कैश अकाउंट डेबिट 4410, कैश डिस्काउंट डेबिट 90 और 2 सेल्स है 4500, ये एंट्री होती है। अब चूंकि कैश डिस्काउंट एक एक्सपेंडिचर है और कैश बुक का पार्ट नहीं है, इसलिए ये कैश बुक में एंट्री इसकी नहीं होगी। ये इसके कैश डिस्काउंट से कंफ्यूजन हो जाता है, इसलिए मैंने ये सारी चीज़ आपको पूरी प्रैक्टिकल बता दी कि ट्रेड डिस्काउंट क्या है, कैश डिस्काउंट क्या है, रिबेट क्या है और कहाँ इसकी एंट्री होती है और कहाँ नहीं होती है। समझ गए ना बात। तो हम कभी भी कैश बुक में कैश डिस्काउंट की कोई एंट्री नहीं करेंगे। कैश बुक में केवल कैश से लेन देन का एंट्री करेंगे। एक बात नोट कर लीजिए, जो हमारे पास कैश आता है उसकी एंट्री करेंगे, जो कैश जाता है उसकी एंट्री करेंगे। अब हमने एक बात आपको बताई थी कैश से संबंधित कि कैश अकाउंट हमारा एसेट है, किसके हिसाब से, मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से, और रियल अकाउंट है हमारे ट्रेडिशनल अप्रोच के हिसाब से। दोनों में अगर करेंगे तो कैश की एंट्री होती है, अगर हम ट्रेडिशनल अप्रोच से करें, डेबिट वाट कम्स इन, डेबिट वाट कम्स इन और क्रेडिट वाट गोज आउट। तो कैश अगर हमारे पास आता है तो हम डेबिट करते हैं और अगर हमारे पास से जाता है तो क्रेडिट करते हैं। ऐसे मॉडर्न अप्रोच से अगर इंक्रीज करता है तो हम डेबिट करते हैं, अगर डिक्रीज करता है तो हम क्रेडिट करते हैं। तो कैश बुक में कोई भी कैश आएगा उसको हम डेबिट करेंगे। इसका प्रोफॉर्मा आपको बताता हूं। यहाँ डेट होता है, पार्टिकुलर्स होता है, अच्छा इधर एक वाउचर नंबर और अमाउंट, डेबिट, फिर आपका डेट आएगा, फिर आपका वाउचर नंबर आएगा, ये हो गया पार्टिकुलर्स, ये वाउचर नंबर हो गया और ये अमाउंट हो गया। ठीक बच्चों, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर से, क्रोनोलॉजिकल समझते हैं, जिस डेट में जो एंट्री हुई है सीरियल से करेंगे। 1 जनवरी को हुई वो पहले एंट्री होगी, 2 जनवरी हुई वो सेकंड एंट्री होगी, 3 जनवरी को हुई वो थर्ड एंट्री होगी। तो हम सीरियल से इसमें एंट्री करते हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। और जो डेबिट होगा तो वो हमारा रिसीट होगा। कोई भी रिसीट होगी, रिसीट होने से क्या होता है कि कैश आता है हमारे पास तभी तो रिसीट होगा, और जब आएगा तो इंक्रीज करेगा, और इंक्रीज करेगा तो हम उसको डेबिट करेंगे और डेबिट में एंट्री होगी। और क्रेडिट, जब हम कुछ देंगे तो क्रेडिट होगा, हमारे पास से कैश जाएगा, डिक्रीज करेगा। ठीक है ना, दोनों तरीकों से बात समझ लीजिए। तो हम इसमें हम पेमेंट को करेंगे और डिक्रीज ये हो रहा है, बात समझ में आ रही। यहाँ इंक्रीज होता है कैश,
यहाँ कैश इंक्रीज होता है डेबिट साइड में और डिक्रीज होता है क्रेडिट साइड में। हम कोई भी पेमेंट करेंगे, वेजेस का किया, सेल्स में किया, है ना, कोई चीज़ खरीद ली तब कैश में दे दिया, तो वो हमारे पास से कैश चला जाएगा। चला जाने का मतलब है डिक्रीज हो गया और हमने पेमेंट किया हुआ है उसका, तो हमारे पास से कैश कम होगा तो हम क्रेडिट करेंगे इसको, अमाउंट क्रेडिट। और जब हमारे पास कैश बढ़ेगा तो हम डेबिट करेंगे। तो कैश बुक के ये सारे फीचर्स हैं कि कैश बुक में हम केवल कैश से संबंधित एंट्री करते हैं। जब हमारे पास कैश आता है तो उसको डेबिट करते हैं, जब हमारे पास से कैश जाता है तो हम क्रेडिट कर देते हैं, कम हो जाता है। ठीक है, ये कैश अकाउंट और जो लेजर अकाउंट हम बोलते थे एक ही बात है, दोनों चीज़ों में कोई अंतर नहीं है। दोनों चीज़ों में कोई भी अंतर नहीं है, चाहे आप कैश अकाउंट कर लो और चाहे लेजर में आप लेजर में आप कैश अकाउंट खोल लो या आप कैश बुक खोल लो, दोनों बातें एक ही है। तो ये प्रोफार्मा हो गया आपका और सारी चीज़ हो गई। अब हम एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम करेंगे जिससे कि आपको पता चलेगा कि हम कैश बुक बनाते कैसे हैं। एक क्वेश्चन लिखते हैं और फिर उसको कैश बुक में एंट्री करेंगे। अच्छा, दूसरी बात एक और जो आपको समझ में दिमाग में आ रही होगी वो ये है कि मान लो कैश बुक में तो एक एंट्री कर दी हमने, लेकिन जनरल में तो दो एंट्री होती है, एक डेबिट होता है एक क्रेडिट होता है। जनरल में तो दो एंट्री होती है, एक क्रेडिट होता है दूसरा डेबिट होता है, एक क्रेडिट होता है दूसरा डेबिट होता है। तो यहाँ क्या करेंगे, यहाँ तो हमने कैश बुक कर लिया, लेकिन दूसरी एंट्री कहाँ है? दूसरी एंट्री को हम लेजर अकाउंट में जैसे कि अकाउंट खोलते हैं वैसे ही खोल के उसकी पोस्टिंग वहाँ डायरेक्ट कर देंगे। ठीक बात, उसकी जनरल में पोस्टिंग नहीं करेंगे, सीधा हम लेजर में अकाउंट एक खोलेंगे और उसकी पोस्टिंग वहाँ पे कर देंगे। समझ में आ गई बात? यहाँ क्या करेंगे कि जिसके अंदर में जैसे पेमेंट हुआ, हमने परचेज किया तो क्या करेंगे, हम कैश पेमेंट करेंगे और हमारे पास माल आएगा। अब माल आया और हमने पेमेंट कर दिया तो क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, हमारे पास से कैश चला गया। अब क्रेडिट किया हुआ है तो उसको हम बाई परचेज, जो हम बाहर लिखते थे जनरल में लिखते थे, ऐसे तो लिखते थे कि जो अगेंस्ट में एंट्री होती थी उसको लिखते थे बाई परचेज अकाउंट। तो उससे पता चल जाता है कि ये कैश हमारा किस हेड में गया है, ये कैश हमारा किस हेड में कम हुआ। या हमने सेल्स किया, अब सेल्स में हमारे पास कैश आएगा तो हम लिखेंगे टू सेल्स, मतलब ये हम कैश हमारे पास जो आया है वो सेल्स के अंडर में आया है, सेल्स हेड के अंडर में आया है। और जब सेल्स में एंट्री करेंगे तो कैश से कर देंगे, बाई कैश या टू कैश। बात समझ में आ गई, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब एक क्वेश्चन करते हैं अपन कैश बुक का, कि कैश बुक कैसे बनाएंगे और क्या क्या करना पड़ेगा। नंबर 1 एंट्री करिए, कैश बैलेंस। ये कैश बैलेंस कब होगा बच्चों? ये जब नया व्यापार होगा तो कैश बैलेंस नहीं होगा। जब नया व्यापार होगा तो हम क्या करेंगे, पूंजी लगाएंगे, कैपिटल इंट्रोड्यूस होगी। ये कैश बैलेंस कब होगा? जब व्यापार ऑन गोइंग है, चल रहा है, तो एक साल पीछे का जो क्लोजिंग बैलेंस होगा कैश का वो यहाँ आएगा। और मान लीजिए ये है 25,000, हम डेट भी डाल देते हैं इसमें। फर्स्ट एंट्री है और ये 2023 को आपके पास बैलेंस है 25,000 कैश का। सेकेंड एंट्री आती है आपके पास, आपने कर लिया परचेजेस, थर्ड को कर दिया 2023 गुड्स परचेज्ड इन कैश।
ये 5000 का आपने कर लिया, गुड्स परचेज कर लिया 5000 का। थर्ड एंट्री आती है 05/01/2023 को आपने कर दिया सेल्स, $10,000 का कर दिया, ठीक है ना, सेल्स कर दिया 10,000। फोर्थ एंट्री आती है आपकी 08/01/2023। इसमें आपने क्या किया, वेजेस पेड 3,000। फिर आपके पास फिफ्थ एंट्री आती है 10/1/2023। यहां आपने विड्रॉन कैश फॉर पर्सनल यूज 2,000। सिक्स्थ एंट्री आती है सॉरी डेट तो डाल दें 2023 को। चेक रिसीट 5,000 का। चेक रिसीट एंड डिस्काउंट अलाउड लिख देते हैं, डिस्काउंट अलाउड एट द रेट ऑफ 2%, ठीक है ना। नेक्स्ट आता है पेमेंट इन कैश फॉर सैलरी, ये आता है 2,000। नेक्स्ट एंट्री है डिस्काउंट पेमेंट वेट टू श्याम, ये आपका 5,000। नेक्स्ट एंट्री क्या हो सकती है बच्चों, सोच के बताओ मुझे। नेक्स्ट एंट्री आपका कैश बैलेंस हो गया, गुड्स परचेज हो गया, सेल्स हो गया, वेजेस हो गया, विड्रॉन कैश हो गया, चेक रिसीट हो गया, पेमेंट इन कैश हो गया फॉर सैलरी, और पेमेंट मेड टू श्याम हो गया। अभी तो कैश की कोई एंट्री और ज़्यादा। और नेक्स्ट है 9th, ये डेट हो सकती है 25/01/2023। कलेक्टेड कैश फ्रॉम महेश
of rupees 5,000 after allowing discount of ₹500। यहाँ बच्चों अमाउंट नहीं लिखा गया है, ठीक है ना। अब इसमें क्वेश्चन हो जाएगा आपका, प्रिपेयर ए सिंगल कॉलम कैश बुक, सिंगल कॉलम कैश बुक from the following transactions in the books of Shyam Bihari for January 2023। ये हो गया क्वेश्चन आपका पूरा। प्रिपेयर ए सिंगल कॉलम कैश बुक फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन द बुक्स ऑफ श्याम बिहारी फॉर जनवरी 2023। अब यहां लिख देंगे सिंगल कॉलम कैश बुक in the books of Shyam Bihari for January 2023। ठीक है ना बच्चों। अब हम एक कॉलम बनाएंगे इसके और कैश बुक इसमें ट्रांजैक्शन के आधार पर बनाते हैं। यहाँ आपका वाउचर नंबर हो गया, पार्टिकुलर्स हो गया, डेट हो गई, यहाँ अमाउंट हो गया, वाउचर नंबर हो गया और ये डेट हो गई। डेट बच्चों, पार्टिकुलर्स, वाउचर नंबर, अमाउंट, अगेन डेट, पार्टिकुलर्स, वाउचर नंबर और अमाउंट। ये आपका डेबिट साइड है, ये आपकी क्रेडिट साइड है। कोई भी कैश जो आएगा वो आपको डेबिट में नोट करना है, कोई भी कैश जो जाएगा आपको क्रेडिट में नोट करना है। सबसे पहले एंट्री है 01/01/2023 कैश बैलेंस। तो यहाँ लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना है 25,000। 25,000 क्योंकि कैश में हमेशा डेबिट में बैलेंस रहता है। और ये डेबिट में बैलेंस क्यों रहता है? क्योंकि कैश हमेशा इंक्रीज ही रहेगा। अगर हमारे पास नहीं होगा तो हम कहाँ से खर्च करेंगे? तो लिहाजा ये बैलेंस हमारे पिछले साल से आ रहा है। दूसरी एंट्री कर दी है गुड्स परचेज्ड। गुड्स परचेज करेंगे तो क्या करेंगे बच्चों? कैश हमारे पास से जाएगा और माल हमारे पास से आएगा। तो डेट डालेंगे तो डिक्रीज हो गया कैश, डेट डालेंगे 3/03/01/2023। अब इसकी एंट्री कैसे करेंगे? इधर हम लिखते थे बाई, इधर लिखते हैं टू, यहाँ लिखते हैं बाई। तो बाई सबसे पहले, और किस साइड में आपने कैश दिया है? परचेज में दिया है, तो बाई परचेज अकाउंट यहाँ लिख देंगे। बाई परचेज अकाउंट 5,000, ये आपने कैश दे दिया है। किस साइड में दिया? परचेज में दिया, इसलिए हमने परचेज अकाउंट लिख दिया।
तो ये एंट्री हो गई आपकी, ये हो गई। नेक्स्ट एंट्री है 05, सॉरी मुझे आपको पहले एक्सप्लेन करूँ। सेल्स हुआ, तो सेल्स में कैसे क्या करेंगे? सेल्स जब हम करेंगे तो माल हमारे पास से जाएगा और कैश हमारे पास आएगा, इंक्रीज होगा, लिहाजा हम डेबिट में करेंगे। और चूंकि ये डेबिट है तो 2 लिख देंगे। किस हेड के थ्रू आया? सेल्स के थ्रू कैश आया है हमारे पास, सेल्स में आया है, तो लिहाजा 10,000 सेल्स में हम लिख देंगे। ठीक है ना बच्चों? फिर आता है वेजेस पेड। वेजेस क्या है? मजदूरी है, मजदूरी हमने दी लेबर्स को। अब मजदूरी दी तो हमारे पास से कैश कम हो गया तो हम क्रेडिट में लिखेंगे, डेट डालेंगे 08/2023 बाई वेजेस 3,000 रुपीज। ठीक है ना बच्चों? 3,000 हमारे पास से कैश और चला गया, ये भी एंट्री हो गई। विड्रॉन कैश फॉर पर्सनल यूज, पर्सनल यूज के लिए कैश ले लिया, तो ले लिया, हमारे व्यापार में कैश कम हो गया तो डिक्रीज हो गया, और डिक्रीज हो गया डेट डालेंगे 0/10/01/2023 बाई ड्राइंग्स। क्या बोलते हैं जब मालिक कैश निकालता है तो बाई ड्राइंग्स बोलते हैं। पर्सनल यूज के लिए निकाला है इसलिए ड्राइंग हो गया, हम उसको ड्राइंग बोलेंगे। चेक रिसीव्ड एंड डिस्काउंट अलाउड, कोई हमारा पैसा किसी के ऊपर ड्यू था, उसने हमको चेक पकड़ा दिया, डिस्काउंट अलाउ कर दिया हमने उसको, और उसने हमें बाकी का चेक पकड़ा दिया। क्या एंट्री होगी बच्चों, कुछ बता सकते हो? इसकी बच्चों कोई एंट्री नहीं होगी, क्योंकि कैश से कोई रिलेशन है ही नहीं, बन ही रहा। चेक कैश का कोई लेन देन नहीं हुआ, कैश का कोई, उसने हमें चेक दे दिया, डिस्काउंट हमने उसको दे दिया, बस बात खत्म हो गई। इसकी कोई एंट्री नहीं होगी। ठीक है ना बच्चों? नेक्स्ट है 18/1/23 पेमेंट इन कैश फॉर सैलरी। किसी को हमने सैलरी दे दी, उधार दे दी या एडवांस में दे दिया, है ना, तो कैश में दे दिया। अब दे दिया है तो डिक्रीज हो गई 2023 बाई सैलरी 2,000। ठीक है ना बच्चों? ये भी आपकी एंट्री हो गई। पेमेंट मेड टू श्याम, अगेन 20/1, यहाँ भी कैश कम हुआ हमारा, कैश कम हो गया, किसको दे दिया? श्याम को, तो भाई श्याम। ये अकाउंट भी बच्चों लिख दिया, सैलरी अकाउंट, ड्राइंग्स अकाउंट, वेजेस अकाउंट, परचेज अकाउंट तो लिखा हुआ है। तो पेमेंट मेड टू श्याम 5,000। कलेक्टेड कैश फ्रॉम महेश, एक डेटर है हमारा महेश, उससे हमने कैश कलेक्ट किया है। वो डेटर था 5,000 का, हमने उसको डिस्काउंट अलाउ किया 500 रुपये का, डिस्काउंट अलाउ किया 500 रुपये का, और बाद बाकी कैश हमने ले लिया। क्या एंट्री होगी? 25 कैश चूक कलेक्ट किया है तो डेबिट होगा, क्योंकि कैश बढ़ रहा है, और किससे बढ़ रहा है? टू महेश के कारण से कैश बढ़ रहा है। हमने कितना था? 5,000 रुपये लेना था, और हमने 500 का डिस्काउंट दे दिया, लिहाजा उसने हमें 4,500 रुपये दे दिए होंगे यार। इसीलिए लिखा नहीं गया था कि आप क्या करेंगे अगर ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है कि डिस्काउंट अलाउ किया है आपने, तो माइनस करके उतना लिख दीजिएगा, बाद बाकी हमें 4,500 ही मिला होगा। ये आपकी पोजीशन हो गई। कैश बुक जो आपके ट्रांजैक्शन थे उससे हमने कैश बुक बना दी आपकी।
बच्चों टोटल करेंगे नेचुरली डेबिट साइड ज़्यादा होगी, है ना। 500, 9 और 3, 39,500 का हमारे पास रिसीट प्लस बैलेंस है। इसी टोटल को हम इधर लिख देंगे 39,500। अब इधर आ रहा है 5, 3, 8, 2, 10, 2, 12, 5, 17,000 केवल 17,000। तो लिखेंगे 31, 1, 20, 23 को हमारे पास क्या बैलेंस रहेगा, बाई बैलेंस CD। ये बैलेंस हो गया 22,500। यहाँ पे इसको 01, 02, 20, 23 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना 22,500। ये आपकी कैश बुक अप टू डेट हो गई। इन ट्रांजैक्शन जो ट्रांजैक्शन आपके पिछले महीने में हुए थे हमने कैश बुक बना दी और हमारे पास कैश बचा हुआ है 22,500 का। बच्चों सिंगल कॉलम कैश बुक आज आपको हमने बताई है कि सिंगल कॉलम की कैश बुक कैसे बनाते हैं। जो आपको चेक रिसीव हुआ उनको एंट्री नहीं करनी, केवल कैश का एंट्री करना। डिस्काउंट की कोई एंट्री नहीं करनी, डिस्काउंट से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि वो प्रॉफिट होगा या एक्सपेंडिचर होगा, कैश में मिलेगा नहीं हमें, तो लिहाजा कैश में नहीं मिलेगा तो कोई एंट्री नहीं आनी है। बाद बाकी बेसिस का हो गया, सैलरी का हो गया, ड्राइंग का हो गया, हमारे पास बैलेंस था, सेल्स का हो गया, परचेज का हो गया, सारी एंट्री आपको करके बता दी है। ये सिंगल कॉलम कैश बुक हो गई आपकी। बच्चों ये तो थी सिंगल कॉलम। अब हम आपको नेक्स्ट वीडियो में डबल कॉलम कैश बुक जिसमें आपके बैंक के भी ट्रांजेक्शन होंगे शामिल, वो करके बताएंगे। बच्चों ये तो थी कैश बुक, लेकिन इससे संबंधित ये अकाउंट्स आपको लेजर में पोस्टिंग करने पड़ेंगे। तो आपको इनके सबके वो बनाने पड़ेंगे, लेजर में अकाउंट खोलने पड़ेंगे, उनकी एंट्री करनी। जैसे ये सेल्स अकाउंट है, सेल्स अकाउंट, डेट, particulars, ledger folio, amount, date, particulars, ledger folio और अमाउंट। ठीक है ना बच्चों, ये डेबिट अमाउंट है आपका और ये क्रेडिट अमाउंट। अब सेल्स का अकाउंट हम बना रहे हैं। सेल्स में हमने कैश से सेल करी थी, वो ये लिखा हुआ है। क्योंकि कैश में हमारा ये डेबिट में आ रहा है तो नेचुरली ये सेल्स हमारा क्या होगा, क्रेडिट साइड को होगा। जो हमने एंट्री करी होगी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट करी होगी, ये तो की होगी। तो हमने इसको डेबिट में लिखा है कि कैश अकाउंट हमारा डेबिट में रहा होगा। अब हम इसको क्रेडिट में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, बाय कैश अकाउंट। आप बात मेरी समझ रहे हैं। कैश अकाउंट डेबिट लिखा है, टू सेल्स अकाउंट लिखा हुआ है। टू सेल्स अकाउंट तो यहाँ आ गया। अब इसके अपोजिट हमारी जो एंट्री रहेगी वो बाय कैश अकाउंट रहेगी, क्योंकि कैश का अकाउंट हमने बनाया और ये 10,000। ठीक बात समझ में आ रही। सेल्स के अगेंस्ट में जो अकाउंट होगा उसको क्रेडिट करेंगे, क्योंकि हमने कैश को डेबिट किया हुआ है। तो एक डेबिट होगा तो एक क्रेडिट होगा। एक अगर डेबिट हो रहा है, कैश अगर डेबिट हो रहा है, तो नेचुरली सेल्स हमारा क्रेडिट होगा। तो क्रेडिट में हम सेल्स में लिख के क्या लिखेंगे, बाय कैश अकाउंट लिखेंगे। और यहाँ हमने कैश ना लिख के टू सेल्स अकाउंट लिखा था।
अब इसका टोटल कर देंगे बच्चों, यहां लिख देंगे टू बैलेंस CD 10,000 और यहां इसका टोटल आ जाएगा। ये हमारा सेल्स अकाउंट बन जाएगा। ऐसे सारे इनको बनाना पड़ेगा। महेश का अकाउंट, जैसे महेश अकाउंट, इसको भी बना देते हैं। अब मैं डेट वेट इसलिए नहीं डाल रहा हूं, ये तो अंडरस्टूड है, आप इसमें डाल देंगे महेश का अकाउंट है ना। अब महेश को यहाँ कैश को डेबिट किया होगा तब महेश यहाँ आया है। कैश अकाउंट डेबिट टू महेश किया होगा, है ना, तभी तो आया है, क्योंकि कैश को हमें डेबिट में लिख रहा है। अब ये महेश क्योंकि क्रेडिट में है, तो क्रेडिट में हम क्या करेंगे, बाई कैश अकाउंट 4,500, ये महेश का अकाउंट है, इसको क्रेडिट कर दिया और इसको हम यहाँ पर टू बैलेंस CD 4,500 और यहाँ टोटल कर देंगे। बात समझ में आ रही है कि इसके सारे अकाउंट्स को जिसमें हमने पोस्टिंग करी है ये कैश बुक के, वो हम उसके रिलेटेड दूसरा जो हमारा अकाउंट इफेक्टेड हो रहा है उसका हम लेजर में पोस्टिंग करेंगे, नहीं तो आधी अधूरी पोस्टिंग होगी। भाई ये कर दिया तो यहाँ पे कैश तो पूरा हो गया हमारा, लेकिन सेल्स का भी तो एंट्री करनी पड़ेगी, सेल्स का भी तो अकाउंट में पोस्टिंग करनी पड़ेगी। तो वो इस तरीके से की जाएगी कि सेल्स का अकाउंट में हम इसको क्रेडिट में दिखाएंगे और बैच से लिया तो ये क्रेडिट में दिखाएंगे। ये जैसे कि डेबिट में है परचेज अकाउंट, परचेज अकाउंट यहाँ क्रेडिट में है, इसकी एंट्री जो आपने की होगी, क्या किया होगा कि परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। चूंकि कैश अकाउंट क्रेडिट में था इसलिए कैश के अगेंस्ट में जो परचेज था वो हमने यहाँ लिखा हुआ था। अब हम परचेज अकाउंट बना रहे हैं तो परचेज अकाउंट के अगेंस्ट में कैश है और कैश क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है ना, और परचेज क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है। तो हम यहाँ लिखेंगे टू कैश अकाउंट 5,000 और इसको बैलेंस कर देंगे, परचेज और कोई दूसरा था और इसको बैलेंस कर देंगे। कुल मिला के बात यह है शॉर्ट में कि आपको टू कैश या बाई कैश करना पड़ेगा। जो भी आप कंसर्न अकाउंट बनाएंगे उसमें टू कैश या बाई कैश करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि एक अकाउंट हमारा कैश अकाउंट जरूर होगा, तभी हमने उसको कैश बुक में एंट्री किया हुआ है। एक अकाउंट हमारा कैश अकाउंट जरूर होगा, तभी हमने उसको कैश बुक में एंट्री किया हुआ है। तो वो हमारा टू कैश हो सकता है या बाई कैश हो सकता है। अगर इसको डेबिट किया हुआ है, इसको परचेज को अगर क्रेडिट किया हुआ है तो क्रेडिट डेबिट में आ जाएगा कैश अकाउंट, परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज को डेबिट किया हुआ है और कैश को हमने क्रेडिट किया था तो हमने डेबिट में ही एंट्री करनी है। आपको बताया था ना, जिस अकाउंट में अगर डेबिट में है तो एंट्री डेबिट में ही होगी, लेकिन किस हेड के अंदर से नाम उसका लिखा जाएगा, केवल किस हेड के अंदर में है नाम उसका लिखा जाएगा। तो वही है, अब वो हेड हमेशा कैश अकाउंट ही होगा, चाहे वो डेबिट हो चाहे क्रेडिट हो, परचेज हो, सेल्स हो, वेजेस हो, क्योंकि कैश बुक में हमने वही एंट्री करी है जिसमें कि कैश इन्वॉल्व था। और चूंकि इन सारे हेड में कैश इन्वॉल्व था इसलिए यहाँ पे केवल कैश ही कैश आना है, चाहे वो डेबिट हो चाहे वो क्रेडिट हो। अगर यहाँ पे डेबिट में आ रहा है तो क्रेडिट में चला जाएगा और क्रेडिट में आ रहा है तो यहाँ डेबिट में आ जाएगा।
बात सही समझ में आ गई। तो ये सारे हमारे डेबिट साइड में है, ये है ना। टू कैश ये बेसिस पे आ जाएगा। ड्राइंग अकाउंट जब बनाएंगे टू कैश 2000 आ जाएगा। फिर सैलरी अकाउंट जब बनाएंगे टू कैश 2000 आ जाएगा। फिर श्याम का अकाउंट बनाएंगे तो टू कैश 5000 आ जाएगा। इस तरीके से ये सारे अकाउंट्स हम बना देंगे, सारे अकाउंट्स में पोस्टिंग कर देंगे। टू कैश या बाई कैश ही आएगा, दूसरा नहीं आएगा, क्योंकि कैश बुक से रिलेटेड है और कैश से रिलेटेड है, इसलिए दूसरा अकाउंट कैश ही होगा। इनमें सब में जो भी अकाउंट हम बनाएंगे उसमें दूसरा अकाउंट कैश ही इन्वॉल्व होगा, तो हमारा केवल कैश ही कैश आएगा। ठीक बात समझ गए। तो आज के लिए बस इतना ही सिंगल कॉलम कैश बुक के लिए। अब हम डबल कॉलम कैश बुक जब पढ़ेंगे तब आपको बताएंगे कि बैंक की एंट्रीज कैसे की जाती हैं कैश बुक में। उसमें बैंक को भी लेके चलते हैं और दोनों का बैलेंस एक साथ निकलता चलता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बात करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आपने वीडियो देखा, वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर लीजिए। ओके, बाय बाय।